नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह इस समय हम लोग लाइव आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रोज़ाना जो चीज़ें हो रही है झारखंड की राजनीतिक गलियारों में या फिर जो भी घटनाक्रम है उस पर बातचीत करें। अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस बातचीत को सुन सकें। रोज़ाना की तरह हमारे साथ सनी सरद हैं, लेकिन आज मनोज पांडे नहीं जुड़ पाएंगे, वो किसी और खबर में बाहर हैं। हम लोग जो इस लाइव का जो कैप्शन दिए हैं उसको सबसे पहले आप पढ़िए और समझिए कि दरअसल किन चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमने कैप्शन दिया है कि मोदी स्टाइल में डुमरी उपचुनाव का हेमंत सोरेन ने आगाज़ कर दिया है और बाकायदा इन्होंने 1932 के मुद्दे को भी जो है छेड़ा है, बाकायदा उसका जिक्र किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी के नवाडीह में क्या क्या बोला है, अगर ये पूरी बातचीत अगर आपको सुनना है तो फॉलो अप झारखंड के पेज पे जाकर के आप सुन सकते हैं। पूरी स्टोरी वहाँ पे आपको मिलेगी। द फॉलो अप पे भी कुछ खबरें आपको मिल जाएगी। हमारे साथ सनी सरद हैं। सनी जी, ये जिस तरीके से एक जो अब व्यवस्था बन गई है, खास करके पीएम मोदी का जो एक स्टाइल है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पे सरकारी सौगात या फिर और जो कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जाकर के, अभी देखिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो बाकी के राज्यों में जो चुनाव होने हैं, चर्चा ये है कि उन इलाकों से मंत्री भी बनाए जाएंगे। डुमरी में उपचुनाव होना है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो पहले शिक्षा मंत्री थे वहाँ से चुनाव 2005 से ही लगातार जीत रहे हैं। उनकी पत्नी को पहले तो मंत्री बना दिया गया और अब जो है डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गए थे नवाडीह में और उन्होंने बहुत कुछ बोला है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए और डुमरी में जाकर के वो 1932 का जब जिक्र कर रहे हैं और पब्लिक से ये बोल रहे हैं कि 1932 के मुद्दे पे वो पीछे नहीं हटे हैं बल्कि 2 कदम पीछे आए हैं ताकि आगे चल करके जो है इस पे हम लोग काम कर सकें। 1932 का मुद्दा को भुलाए नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। ऐसा कहना, वो भी डुमरी में जाकर के, जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का गढ़ रहा है, इसको कैसे समझा जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है मोदी स्टाइल की, तो ये स्टाइल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव होना है और उससे पहले सरकार का पूरा सिस्टम उस इलाके में पहुंच जाता है, सभाएं करता है और जनता से वादा करता है और बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बल्कि चुनाव के दौरान भी आप इसी मोदी स्टाइल को देखिएगा तो अगर 4-5 चरण में चुनाव होना है तो पहले चरण का अगर चुनाव हो रहा है, मान लीजिए कि रांची जिला में, और फिर अगले चरण का चुनाव जो है वो रामगढ़ जिला में होना है, तो रामगढ़ में जाकर सभा होगी उसी दिन जिस दिन रांची में चुनाव होना है। तो देखिए, इसका तो एक असर तो कहीं ना कहीं पड़ता है और यही वजह है कि ये स्ट्रेटजी न सिर्फ एक पार्टी बल्कि अब सभी पार्टियां उसे अपनाने में लगी है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप जैसे ही मंत्री बनाया गया स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूरी पार्टी तैयारी में जुट गई। आपने देखा कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बैठक की और उस बैठक के केंद्र बिंदु में जो चर्चा है वो डुमरी उपचुनाव को लेकर ही हुआ। वहाँ के बोकारो के जिला के अध्यक्ष को जो है ये टास्क दिया गया कि पंचायत स्तर की कमेटी को किस तरह से आप तैयार कीजिए और चुनाव की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। तो अब रही बात कि मुख्यमंत्री जो आज गए उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और ये क्या चुनाव जीतने की रणनीति के तहत से ही आज से एक तरह कहीं ना कहीं उपचुनावी जो है शंखनाद वो मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो देखिए, आज जो सभा थी ये तो डुमरी विधानसभा के अंतर्गत थी। आज जिस मैदान में सभा थी उस मैदान का नाम है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो का झारखंड से क्या कनेक्शन है और कितनी अहमियत है ये किसी से छुपा नहीं है। जब जब झारखंड में जगन्नाथ महतो का अब जिक्र होगा, 1932 का जिक्र होगा, जगन्नाथ महतो का जिस दिन देहांत हुआ और उसके बाद जैसे ही 60-40 के तहत जो आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, उसके बाद धीमे स्वर में ही, लेकिन एक बात तो ये उठ रही थी संजय कि जगन्नाथ महतो के जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अब स्थानीय को लेकर खुलकर बोल सके। हर नेता जो है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक्स के हिसाब से बोलने लगा था। जगन्नाथ महतो की गाड़ी का नंबर 1932 जब कैबिनेट से पास हुआ था तो सबने देखा, पूरे राज्य ने देखा कि जगन्नाथ महतो कितने खुश थे। और सबसे अहम बात,
जो डुमरी का जो पूरा इलाका है। जगन्नाथ महतो का चूंकि जिक्र हो रहा है, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक बात जो दर्शकों को बताना काफ़ी ज़रूरी है कि यही हेमंत सोरेन जो आज बतौर मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ पे कई शिलान्यास और नए सौगात दिए हैं, और जब उन्होंने 1932 का जिक्र किया है सनी, तो आपको याद होगा कि सदन में एक बार मुख्यमंत्री ने यह तक कह डाला था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति संभव नहीं है। ये बाद में भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता का मामला जब राजभवन में लिफाफा पहुंचा चुनाव आयोग से, और उस दौरान जो भाग दौड़ जो हो रही थी, विधायक यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ तक गए, बाद में चीज़ें कई सारी बदली और हेमंत सोरेन का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी आक्रामकता के साथ जो है सामने आई, और उसी दौरान कई सारे जो चीज़ हुआ उसमें से एक 1932 आधारित स्थानीयता का जो प्रस्ताव पास कराया गया और जिसको राजभवन भेजा गया 9वीं अनुसूची में केंद्र के पास डालने के लिए। बाद में भले ही उसको लौटा दिया गया, लेकिन अब जबकि एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के भीतर ये बोलते हैं कि 1932 संभव नहीं है, बाद में जो परिस्थितियां बनती हैं उसके बाद वो 1932 को लेकर के प्रस्ताव पास कराते हैं। हालांकि वो राजभवन से लौटा दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि गुरुजी के नेतृत्व में जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार को याद दिलाया गया कि भाई ये चाहे 1932 का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन का मसला हो, या फिर और वो बिल जो बार बार राजभवन से लौटाया जाता है, उसको लेकर के जो है आप फिर से आप जाइए, दोबारा से पास कराइए विधानसभा से और इसको भेजिए। अभी 3-4 दिन पहले जो है विधानसभा, जो झारखंड का विधानसभा सभागार है, वहाँ पे एक बाकायदा विधानसभा के जरिए कार्यक्रम हो रहा था 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का। उसमें मुख्यमंत्री जब गए तो मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ ना बोलते हुए अधिकारियों को, जो वो बोल सकते थे वहाँ से, जो लोग शामिल होते हैं बिल ड्राफ्टिंग करने में, उन्होंने यही कहा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है बिल लौट जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई अखबारों ने इसका हेडिंग भी बनाया अगले दिन खबरों में। तो इसको जब मुख्यमंत्री अब फिर से 1932 का अगर राग अलाप रहे हैं, तो इसको सिर्फ डुमरी उपचुनाव से जोड़ना ठीक रहेगा या फिर इसको आप कुछ और तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। पहले तो डुमरी में बोल रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि डुमरी उपचुनाव को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने एक शिगोफा फिर से छोड़ दिया है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जिस विधानसभा का आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री विधानसभा में पहली बार बोले, मुख्यमंत्री जो पहली बार बोले विधानसभा में, वो एक जो रियलिस्टिक है उस आधार पर बोले कि भाई ये हो नहीं सकता है, कानून अगर जाएंगे तो इसे कोर्ट खारिज कर देगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम के साथ साथ अन्य लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, जेएमएम पार्टी के अंदर ही अंतर्विरोध शुरू हो गया। जिस दिन मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये बात कही कि 1932 संभव नहीं है, सदन से निकलने के बाद ठीक जगन्नाथ महतो, जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने तुरंत उस बात को जो है खारिज किया, ये कहते हुए कि नहीं कैसे होगा, 1932 होगा। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही अंतर्विरोध हो गया और उसके कुछ ही दिन बाद फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री बोले। और आज जो मुख्यमंत्री का डायलॉग था वही डायलॉग विधानसभा के अंदर भी था कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम हम पीछे लिए हैं, ये हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि ये सिर्फ मुद्दा रहेगा या फिर इस पर सरकार कुछ काम भी करेगी। क्योंकि देखिए, आप बात कर रहे हैं और समय बीत रहा है, एक उपचुनाव खत्म हो रहा है, दूसरा उपचुनाव आ जा रहा है और आप चुनाव में ही लगे रह रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा और जो लोग बोल रहे हैं उनकी मांग पूरी कैसी होगी। अब विधानसभा में जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फुटबॉल के मैदान में खड़े होकर कुछ लोग बोलने लगते हैं, तो लोगों ने उसका कनेक्शन निकाला कि जयराम महतो जिस तरह से गाड़ी पर चढ़कर बोलते हैं तो उनको बोल रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग नया परिभाषा निकालकर इसका नया नारा गढ़ रहे हैं, नया नारा मतलब गढ़ रहे हैं। वो 60-40 के जिक्र किया, उन्होंने 60-40 का जिक्र नहीं किया, लेकिन 60-40 के बारे में ही वो बोल रहे थे। और उन्होंने जिस तरह आज पूरा भाषण दिया, अब तो ये मतलब तय हो गया कि डुमरी उपचुनाव में मुद्दा कहीं ना कहीं स्थानीयता और 60-40 और 1932 का रहने वाला नौकरी और रोजगार का रहने वाला है। इसलिए मुख्यमंत्री बार बार भाषण में ये बोल रहे थे कि अभी कुछ लोग बाहर का भले आ जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नियम बनाएंगे कि एक भी बाहर का नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है
कि मुख्यमंत्री को पता है कि खास करके इस इलाके में अगर वोट लेना है तो अपना मुद्दा तो पहले क्लियर करना होगा और उस मुद्दे पर किस तरह से खड़ा रहना है ये भी बताना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सभा में कितनी भीड़ थी और उसी इलाके में जब जो है 60-40 जिसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नई परिभाषा गढ़कर कर रहे हैं आंदोलन, वो लोग आंदोलन करते हैं तो कितनी भीड़ होती है। दोनों की जब तुलना कीजिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। दर्शकों को यहाँ पे एक जो डाटा है वो भी दे देना चाहिए कि ये डुमरी का जो उपचुनाव होगा, हालांकि इसको लेकर के कोई घोषणा अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो है डुमरी पे ध्यान केंद्रित कर रखे हैं। आप पहले बेबी देवी जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और आज जो है वहाँ पे एक सभा भी किया, सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन चर्चा जो है वो यही हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि सरकारी कार्यक्रम के जरिए जो है एक तरीके से उपचुनाव का शंखनाद उन्होंने कर दिया है। इसके पहले 5 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें दुमका, मांडर, मधुपुर, बेरमो और रामगढ़। इन 5 उपचुनाव में 4 उपचुनाव महागठबंधन जीती है और एक मात्र जो रामगढ़ का जो उपचुनाव था वहाँ से एनडीए कोटे के तहत आजसू के जो उम्मीदवार थे चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार जो डुमरी में होगा, इसको क्या इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि भाई 5 उपचुनाव में 4 तो महागठबंधन के पक्ष में आया, तो डुमरी का भी वही सीन रहेगा कि रामगढ़ से जो शुरुआत हुआ है एनडीए फोल्डर में जो एक जीत का जो ये स्वाद जो गया, क्या डुमरी में भी वो चीज़ आपको दिख सकता है? भले ही बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन जो स्थानीय जो वहाँ पे मुद्दे हैं, खास करके 1932 और जिसका बाकी का जो आप जिक्र कर रहे हैं नौकरी और 60-40 को लेकर के, उन्हीं इलाकों में ज़्यादातर जो युवा हैं वो विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, विरोध तो हर इलाके में हो रहा है, चाहे वो कोल्हान का इलाका हो, संथाल का इलाका हो या फिर इस इधर का इलाका हो। नहीं, उन इलाकों में इसलिए बोल रहे हैं कि वहाँ से एक तरीके से आंदोलन शुरू हुआ, उन इलाकों से आंदोलन जरूर वहाँ से शुरू हुआ, धनबाद से शुरू हुआ और इसलिए उसका असर तो व्यापक पड़ेगा। अब जहाँ तक आपने ये जिक्र किया कि पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें से सिर्फ रामगढ़ एक उपचुनाव जो एनडीए है, एनडीए का खेमा, वो जीता है। अब डुमरी में भी जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे वो आजसू के ही उम्मीदवार होंगे, तो और रामगढ़ में भी आजसू के ही उम्मीदवार थे। तो अब तो देखिए, इस हिसाब से देखिएगा तो फिर लगेगा कि कहीं ना कहीं डुमरी में एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा उपचुनाव के गणित को भी समझना बहुत ज़रूरी है संजय, कि देखिए उपचुनाव तो 2 ही वजह से होते हैं। एक तो या तो जो भी सदस्य हैं, विधायक हैं, उनका निधन हो जाता है तो फिर होते हैं, या फिर उनकी सदस्यता चली जाए किसी कारण से तो उस पे होते हैं। तो ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि अगर किन्हीं का निधन होता है और उनके ही परिवार से कोई खड़ा होता है तो वो आसानी से सिंपैथी वोट से या फिर जो भी वोट कहिए, उनका काम किया हुआ रहता है और उसको लगता है लोगों को, वोटरों को, कि उनके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, तो फिर वो आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन हालांकि जब भी वो कैंडिडेट चेंज हुआ है तो उसके बाद परिणाम अलग अलग हुआ है। लेकिन डुमरी में आप देखिए तो वही है। यहाँ पर जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी को मंत्री बनाया गया, यानी कि वही उम्मीदवार होंगी, ये साफ है। रामगढ़ में क्या हुआ? रामगढ़ में ममता देवी की सदस्यता गई थी और उनके पति को बनाया गया, लेकिन चूंकि किसी के डेथ होने के बाद और किसी के सदस्यता होने के बाद दोनों में अंतर हो जाता है, तो उस हिसाब से सिंपैथी जो है नहीं हो पाता है। हालांकि रामगढ़ में बहुत कोशिश की गई कि ममता देवी का जो बेटा था उन्हें हर मंच से शुरू में घुमाया गया और कहा गया कि माँ के दूध का बदला जो इस लिया जाएगा। राजेश ठाकुर मंच से कई बार ये बोलते हुए दिखे। पॉलिटिक्स में अजीब होता है, पूरा फिल्मी अंदाज में। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में सिर्फ उस बच्चे को ले जाया गया, उसके बाद फिर बच्चे को कार्यक्रम से दूर रखा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप तुलनात्मक देखिएगा एनडीए और यूपीए के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं अभी तक तो जगन्नाथ महतो की जो पत्नी हैं वो भारी दिख रही हैं, क्योंकि आप देखिए, एक तो सिंपैथी के आधार पे, दूसरा जगन्नाथ महतो का जो कद है, और जगन्नाथ महतो जो हमेशा 1932 को लेकर जिस तरह से मुखर होकर बोलते रहे हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक फुटबॉल स्टेडियम में बोलने वाले का करते हैं, उनके अंदर भी जगन्नाथ महतो के प्रति एक सिंपैथी था,
एक सॉफ्ट कॉर्नर था, और वो बोलते थे कि एक वही हैं ओरिजिनल टाइगर जो खुलकर बोलते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर बोलते हो या बाहर बोलते हो। अब चूंकि जगन्नाथ महतो नहीं है, उनके परिवार से उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक तो सिंपैथी रहेगा, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से गुस्सा रामगढ़ में रहा कि चूंकि आप देखिए कि एकदम लगा कि सरकार के खिलाफ वोट हो रहा है, और उस हिसाब से वोटिंग यहाँ पर ममता देवी के पति के खिलाफ हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। तो अब क्या यहाँ पर ऐसा होगा? लेकिन और एक समीकरण ये भी है रामगढ़ और डुमरी में अंतर, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जहाँ जहाँ लड़े चुनाव, चाहे वो मधुपुर का हो, फिर आप दुमका में हुआ, तो सभी जगह पूरा जी जान से लगाकर, हालांकि कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं कम लगाते हों, लेकिन चूंकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी उनके कोटे के मंत्री हैं उनका अच्छे से सदुपयोग होता है। रामगढ़ उपचुनाव में ये भी बात निकल के आई सामने कि जो मंत्री हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री हैं, उनको सही से नहीं लगाया गया, और उसका भी नुकसान जो है कहीं ना कहीं हुआ था। तो अब डुमरी में क्या होता है ये तो आगे की बात है, लेकिन हम लोग चर्चा तो यही कर रहे हैं कि आज जो मुख्यमंत्री उपचुनाव का एक तरह से शंखनाद कर दिए हैं, उस शंखनाद में मुख्यमंत्री को 1932 क्यों याद आया? नहीं, एक चीज़ तो आप जो बोल रहे हैं वो आम लोग भी समझ रहे हैं, और मेरी जो आखिरी पिछली मुलाकात हुई जयराम महतो से, जिस दौरान मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, उस वक्त जो उनको लोग घेर करके खड़े हुए थे, उन लोगों का भी ये कहना था कि डुमरी में जो है हम लोग जगन्नाथ दा के विरोध में नहीं जाएंगे। उसके पीछे का वजह वो लोग बता रहे थे कि वो हमेशा से जो है मुकर रहे हैं, और 2019 के चुनाव में भी जो लोग आज 60-40 के नाम पे जो विरोध कर रहे हैं या फिर भाषा के नाम पे जो आंदोलन कर रहे हैं, वो 2019 में भी जगन्नाथ महतो के साथ रहे। एक जो डाटा है 2005 से अब तक कि जगन्नाथ महतो का क्या स्थिति रहा, वो दर्शकों को हम लोग बता देते हैं कि 2005 में राजद के लालचंद महतो, जो कि दूसरे नंबर पे थे, उनको हरा करके जगन्नाथ महतो जीते थे, और उस समय 18,010 वोटों से जो है हराए थे उनको। अच्छा। लालचंद महतो को 9 में जब वो गए तो फिर 13,668 वोटों से जदयू के दामोदर प्रसाद महतो को हराए। जदयू के दामोदर प्रसाद महतो उस समय जो है दूसरे नंबर पे थे, और 14 में लालचंद महतो को दोबारा जो है वो लड़ रहे थे, लेकिन इस बार राजद की जगह जो है भाजपा के टिकट पे वो उम्मीदवार थे, और उनको 32,481 वोटों से जो है इनको लालचंद महतो को हराया। 19 का जो चुनाव हुआ, जिसमें आजसू पार्टी से यशोदा देवी जो चुनाव लड़ रही थी, और जगन्नाथ महतो 19 में भी जीते। तो आप देखिए कि 2005 से अब तक लगातार वो वहाँ पे जीत रहे हैं। और एक चीज़ अगर आप पूरे वोट को देखेंगे तो ये लगातार जो है आंकड़ा जो बढ़ रहा है, 1000, 2000 ही, 4000 ही, लेकिन वो जगन्नाथ महतो जो मार्जिन है जीत का, वो हमेशा बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या ऐसा संभव हो पाएगा तब जबकि बीजेपी और आजसू साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी? तो देखिए, जो मार्जिन बढ़ रहा था, मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा, अंतर तो ज़रूर होगा, क्योंकि जगन्नाथ महतो का खुद चुनाव लड़ना और उनके परिवार से चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि आजसू और बीजेपी इस बार मिलकर चुनावी मैदान में रहेगी। तीसरा समीकरण ये भी काम करेगा, आपने पिछली बार का चुनाव का देखा होगा, तो उसमें ओवैसी की पार्टी के भी उम्मीदवार थे और उन्हें भी अच्छा खासा वोट आया था, करीब 24,000 के आसपास। तो 24,000 वोट मायने रखता है। तो अब चूंकि उस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, अब देखिए कि ये भी बहुत मायने रखता है। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मधुपुर उपचुनाव में क्या हुआ, मधुपुर के उपचुनाव में सिर्फ एकलौता अल्पसंख्यक उम्मीदवार हफीजुल हसन अंसारी ही थे, जबकि हाजी हुसैन अंसारी जब जीवित थे वो तभी चुनाव हारते थे जब कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता था और वो 25,000 वोट काटता था। लेकिन आप समझिए कि बीजेपी की या तो रणनीति चूक थी या फिर सचमुच में वॉकओवर दिया गया था हफीजुल हसन अंसारी को, लेकिन जो भी हो, तो वो जो गलती मधुपुर में हुई थी यहाँ पर तो वो नहीं होगी। ऐसे भी बोला जाता है कि ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, मांडर में भी यही नारा गूंजा, मांडर में ओवैसी पहुँचे भी, हालांकि उनके पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया था किसी पार्टी को, उसका असर कुछ हुआ नहीं लेकिन मांडर में।
चूँकि माना यही गया कि बहुत जो मुस्लिम वोटरों की संख्या है वो ही निर्णायक मांडर में अक्सर होती है, तो इसलिए उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन डुमरी में अगर ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा समीकरण इधर उधर हो सकता है। अगर नहीं होगा तब तो अभी तक तो पलड़ा जो है जगन्नाथ महतो की पत्नी का ही भारी है। अब्दुल मुबीन रिजवी थे वो ओवैसी की पार्टी से, तकरीबन 24,000 वोट लाए थे। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, जैसा आप बोल रहे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि अगर ओवैसी अपना उम्मीदवार देते हैं उपचुनाव में, उसके बाद ही जो है वहाँ का जो उपचुनाव है उसमें थोड़ा रोमांच पैदा होगा। हाँ। नहीं तो भाजपा और बीजेपी अगर इंडिविजुअल मिल करके लड़ती है चुनाव तो भी बहुत आसान नहीं होगा इनके लिए। आसान तब होगा जब रामगढ़ में जैसे हुआ था, हर एक के दिमाग में, खास करके जो यूथ वोटर थे और बहुत सारे लोग भी थे, उनके दिमाग में और उनके जुबान से बस यही निकल रहा था कि सरकार को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत घमंड हो गया है, इन्हें एक बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये चुनाव हराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नारा डुमरी में गूंजने लगा तब तो फिर महागठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब तो ये चुनाव में ही पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, जब ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि भाई हम वैकेंसी दे रहे हैं, लगातार जो है नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उन्होंने पंचायत सचिव से लेकर के नर्सों की नियुक्ति से लेकर के जेपीएससी तक की बात उन्होंने कही, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों का जो सवाल है, नौकरी को लेकर के जो सवाल है, इन्हीं सब पे तो युवा जो है सड़कों पे है। आज भी देवेंद्र महतो के नेतृत्व में जो है एक प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन पहुंचा था राज्यपाल से मिलने, और उस मुलाकात में इन लोगों ने ये जो तकरीबन 72 विधायकों का जो समर्थन प्राप्त हुआ है 60-40 नीति जो है उसके विरोध में, उन हस्ताक्षर युक्त पत्रों को जो है राज्यपाल को सौंपा और बाकायदा कहा कि देखिए भाई, जो सरकार नीति बनाने वाले लोग हैं वो तो इस नीति का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आज देखिए, एक तो उन लोग कई चरणों में पहले से आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन के दौरान ही विधायक और सांसदों से उन्होंने सहमति पत्र लिया है। कई विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, 13 सांसदों का भी। हाँ, कई धनबाद के जो पीएन सिंह हैं उनको छोड़ करके, हाँ, सांसद और मंत्री के साथ कुछ धक्का मुक्की भी हुई। साइन करने से मना किए, बन्ना गुप्ता थे, पीएन सिंह जो नाम लिए वहाँ पर भी हुआ। तो चूंकि अब इनका समर्थन पत्र मिल चुका है और ये समर्थन पत्र यहाँ पर दे चुके हैं, इसका असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब खुद से 1932 पर फिर से घूम कर आ चुके हैं तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि भाई अब यहाँ के लोगों के बारे में बात करके ही हम यहाँ का उपचुनाव जीत सकते हैं। तो अब इसे वोटर किस हिसाब से लेते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तो मैसेज चला गया कि सरकार 1932 कहकर आई थी और 1932 नहीं कर पा रही है। अभी जो नियुक्ति हो रही है जो 60-40, हालांकि जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अपनी जुबान से नहीं किए, उन्होंने कहा कि नया परिभाषा गढ़ा जा रहा है, नया नारा दिया जा रहा है। लेकिन ये नारा तो झारखंड के, मुझे लगता है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुका है कि 60-40, इसका मतलब बता दिया गया कि 40% जो है बाहरी को के लिए, पूरे देश के लिए फाटक खोल दिया गया। हालांकि 60-40 का जो आंदोलन करने वाले थे वो भी यही उदाहरण दे रहे थे कि बिहार में सिर्फ बिहारियों का, छत्तीसगढ़ सिर्फ छत्तीसगढ़ियों का, तो झारखंड सबका क्यों। अभी बिहार में शिक्षक वाले में भी वही कर दिया गया, जो झारखंड में है उस तरह वहाँ भी 60-40 वाला कर दिया गया। लेकिन जो मैसेज अंतिम व्यक्ति तक कन्वे होना था वो कन्वे हो चुका है कि सरकार ने सबके लिए ओपन कर दिया है। यहाँ जो भी वैकेंसियाँ निकल रही है, देखिए सरकार एकदम ऐसी स्थिति में फंसी हुई है। एक तो है कि अगर नियुक्ति धड़ाधड़ ले रही है तब तो ये लोग नियुक्ति का विरोध कर ही रहे हैं, और नियुक्ति नहीं लेगी तो फिर बीजेपी तो बोल ही रही है, वो बोलेगी ही और आगे। तो अगर करे तो ठीक, ना करे तो भी नहीं ठीक, नहीं करे तो भी नहीं ठीक। इस स्थिति में सरकार आकर फिलहाल खड़ी है। मुख्यमंत्री के बयान को इस तरीके से क्यों नहीं लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री शायद ये भांप गए हैं कि भाई 1932 को छोड़ करके जो है, खास करके उस इलाके में जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पब्लिक का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिलेगा। एक डर भी तो आप देख सकते हैं इस पूरे भाषण में कि 1932 को लेकर के जो आंदोलन कर रहा है सब लड़का लोग,
और 60-40 को लेकर के, तो मुख्यमंत्री के मन में ये भी तो डर पैदा हुआ होगा कि भाई अब उपचुनाव आने वाला है, अगर अब भी हम यहाँ पे जिक्र नहीं करें तो फिर कैसे बात बनेगा। तो बिल्कुल देखिए, डर है तभी चुनाव में पहले ही मान लीजिए डुमरी उपचुनाव में एंट्री किए मुख्यमंत्री, और एंट्री के साथ ही उन्होंने अपने भाषण में ये बोल दिया। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते बोला होगा, उन्होंने बाकायदा वहाँ से जाने से पहले तैयारी की होगी। मुख्यमंत्री का जो भाषण तैयार करता है, उन्होंने जो पॉइंटर बना के उन्हें देता होगा, वो बताया होगा कि यहाँ पर इस मसले पर बात करना होगा। क्योंकि जगन्नाथ महतो का जब जब जिक्र होता है 1932 का जिक्र होता है। जगन्नाथ महतो की गाड़ियों का नंबर 1932 है। जगन्नाथ जी की पत्नी जब शपथ लेने के लिए राजभवन जा रही थी तो वो भी 1932 की गाड़ी पर चढ़कर गई थी। जगन्नाथ जी जब कैबिनेट से 1932 पास हुआ तो वो भी घर गए तो 1932 की गाड़ी घर से मंगवाए, फिर उस पर बैठ कर गए। तो एक इमोशन जो है 1932 का जगन्नाथ जी के परिवार से जुड़ा है और उस इलाके से जुड़ा है, और उस इलाके का ही आवाज़ धीरे धीरे उठते उठते आज पूरे झारखंड में फैल चुका है। तो इसलिए वहाँ पर मुख्यमंत्री को तो बात करना ही था, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का बात करना ये बताता है कि 1932 के बाद किए बिना हम डुमरी का जो है उपचुनाव पार नहीं कर सकते। तो 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त अब हो गया है, तो ये सिर्फ बात से बात बनेगी, या फिर जैसे बात तो हुआ नियुक्ति वर्ष का भी, फिर हुआ कि भाई इसको एक्सटेंशन दिया जाए, 5 लाख नौकरी की भी बात हुई, लेकिन वो चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है। समय बहुत कम है। क्या इसको सीएम नहीं समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं समझ रहे हैं, या फिर उनको ये लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि समय सिर्फ 1.5 साल नहीं है, आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होगा फिर से जीत करके हम ही आएंगे, ऐसा वो मान चुके हैं? देखिए, पांडे जी एक लाइन बोलते हैं, वो नहीं है आज हमारे बीच नहीं है, मतलब हैं, वो गए हैं किसी खबर में, तो वो बोलते हैं कि आप इथिकली सही हो सकते हैं, पॉलिटिकली सही नहीं हो सकते हैं। अगर पॉलिटिकली सही होते हैं तो इथिकली सही नहीं हो सकते हैं। तो ये जो 1932 का मसला है इसी तरह का है, और अभी जो सिचुएशन है सरकार की वो इसी तरह की है। अगर आप 1932 की बात तो करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं हो पा रहा है। काम होने का जब सवाल पूछिएगा तो बोलेंगे कि हम तो विधानसभा से, कैबिनेट से, विधानसभा से पास करके राजभवन भेज ही दिए, तो राजभवन से फिर वापस लौटा दिया गया। तो सवाल वही है कि भाई राजभवन से क्यों लौटाया गया, और दूसरा है कि केंद्र आपको क्यों भेजना पड़ रहा है। यहाँ जो लोग भी बोल रहे हैं कि आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या 1932 को लेकर सरकार ने कभी यहाँ के जो भी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी या बहुत ज़्यादा भी, उनके साथ बैठकर बात करने की कोशिश की गई? नहीं की गई। तो देखिए, एक हनक में आप सरकार चला रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई सजेशन देना चाहता है, 1932 पर मुखर होकर यूथ बोल रहा है, आपको लग रहा है कि किसी दूसरी पार्टी की तरफ से एजेंडा के तहत वह बोल रहा है, लेकिन उसमें 1% भी आपको उम्मीद लग रही है कि इसे समझाने पर या फिर इसकी बात हम सुन लें तो बात बन सकती है, तो ये कोशिश तो होनी चाहिए ना। आप बताइए कि एक बार भी प्रयास किया गया कि आप एक बार सिर्फ सरकार ने यही किया कि वोटिंग किया कि जो नीति के पक्ष में कितने लोग हैं, नहीं हैं, और दावा किया गया कि 7 लाख लोगों ने समर्थन किया। तो अब सवाल है कि ये वोटिंग किसने किया, तो जवाब यही आता है कि भाई पिछली बार सीजीएल का फॉर्म जिन लोगों ने भरा था उसमें जो मोबाइल रजिस्टर्ड था उन लोगों के पास एक रिकॉर्डेड मैसेज आया और उसमें ये बातें पूछी गई। लेकिन इसके अलावा और क्या हुआ, इसके आगे तो और कुछ हो सकता था। अब जितने भी लोग बोल रहे हैं, को मुखर होकर लगातार स्थानीय नीति के खिलाफ बोल रहे हैं, नियोजन नीति पर बोल रहे हैं, 1932 पर बोल रहे हैं, उनके साथ बैठकर एक विचार तो किया जा सकता था। मुझे लगता है कि ऐसा करने पर, अगर इस उपचुनाव से पहले भी 1-2 बार ऐसा हो जाए तो कुछ माहौल तो बदलेगा जरूर। नहीं, किया तो जा सकता है, लेकिन अगर सरकार अगर ऐसे करने लगे तो हर रोज़ एक पॉकेट बना करके लोग विद्रोह करेगा, आंदोलन करेगा, और वो चाहेगा कि भाई सीएम के साथ हम टेबल टॉक करें और फिर उसके बाद हम तय करें कि क्या करना है नहीं करना है। तो सरकार तो ऐसे नहीं चलेगी। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके से हर कोई अपने हिस्से का काम करती है सरकारें। हेमंत सोरेन भी अपने हिस्से से कर रहे हैं। पब्लिक को तय करना है कि भाई उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको फ़ोन करते हैं रात को, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं और फिर ट्वीट करके कर देते हैं कि सिर्फ मन की बात करते हैं, तो हम फ़ोन क्यों नहीं उठाएं? तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या है? आप भी तो फिर अपने मन की मर्जी से सरकार चलाना चाहते हैं। आप बोल रहे सरकार बनी, हम लोग जिस दिन मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत मिला,
मुख्यमंत्री आवास पर ही थे, हेमंत सोरेन के आवास पर थे, उस वक्त तो मुख्यमंत्री आवास नहीं था। तो मुख्यमंत्री क्या बोले कि ये दबा पिछड़ा गरीब की सरकार है, लेकिन उसके बाद फिर यही लोग कहाँ चले गए। अब 100 आदमी ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो ये बोलते हैं कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले यही बोलते थे कंधा पर हाथ रख के कि तुम चिंता मत करो, हम आएंगे तो सबसे पहले तुम लोगों का करेंगे। कई ऐसे संगठन है अलग अलग जिनका अलग अलग मुद्दा है, लेकिन आज ये है कि पिछले 1 साल से वो लोग मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो ये तो देखिए, एक तो हिरार्की है, वो बैरियर हो जाता है। पहले 100 लोग थे, अब तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। सबकी जिम्मेवारी है ना, हर लोग से मिलते रहे, ये संभव नहीं है। अब हम लोग लाइव सेशन समाप्त करेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लाइव को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी बातें पहुँचे। कमेंट और अगर कमेंट से कुछ खबरें सवाल अगर है तो कमेंट से आप सवाल ले लीजिए। और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद से 1932 का जिक्र कर दिया है, तो डुमरी उपचुनाव में ये मान कर चलिए कि मुद्दा छाया हुआ रहेगा। इसके साथ ही साथ जो 60-40 का मुद्दा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का जो मुद्दा है, और ख़ास करके युवाओं के बीच में जो नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी इस चुनाव में जो है बहुत सारी बातें होंगी। अभी तो क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटे ही हैं वहाँ से अपना कार्यक्रम करके, उस कार्यक्रम में जो उन्होंने बातें कही, इसके बाद अब भाजपा के तरफ से और दूसरी पार्टियों के तरफ से क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद की भी जो है राजनीति जो है गर्म होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वहाँ पे कि 1932 को लेकर के वो हारे नहीं हैं, पीछे नहीं गए हैं, बल्कि भाजपा और आजसू के लोग जो है लगातार षड्यंत्र करके वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की नीति जो है यहाँ के लोगों के हित में बने। सनी, कोई सवाल अगर है दर्शकों का, अगर आप। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि उपचुनाव को देखते हुए और उपचुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने आज 1932 को याद किया है। मुख्यमंत्री 1932 भूल जाना चाहते हैं, ऐसा कमेंट लोग कर रहे हैं। एक कमेंट आया है अनिकेत अमन का, ये लिख रहे हैं कि एनडीए के लड़ने से महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। जयराम महतो भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट काटेंगे, जिसका फ़ायदा एनडीए को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जयराम महतो की पार्टी जो ये घोषणा कर चुकी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार देने वाली है या नहीं, कोई जानकारी है? नहीं, अब तक स्पष्ट रूप से तो जयराम महतो की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। लेकिन डुमरी उपचुनाव पे जहाँ तक मेरी समझ है कि जयराम महतो अपना कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, और उनकी कोशिश यही रहेगी कि जगन्नाथ महतो का जो एक भावनात्मक लगाव उस इलाके के लोगों के साथ रहा है, उस भावना के साथ ये खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि इनको मालूम है कि आगे का पॉलिटिक्स लंबा अगर करना है तो ऐसे में डुमरी उपचुनाव में जा करके, और वो भी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी के खिलाफ एक कैंडिडेट देना, मुझे नहीं लगता है कि जयराम महतो अभी वहाँ पे कैंडिडेट देने जा रहे हैं। ये राज ओहदार जी बोल रहे हैं कि आप लोग जयराम महतो का न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। तो आप फॉलोअप झारखंड और द फॉलोअप.in आप जाकर के लगातार सर्च कीजिए। लगातार किसी का इंडिविजुअल के बारे में मैं कुछ नहीं दावा कर रहा हूँ, लेकिन हर वो खबरें जो झारखंड से संबंधित है, यहाँ के लोगों से रिलेटेड है, जो जनपक्षीय आवाज़ उठना चाहिए, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सवाल जो है फॉलोअप के जरिए सरकार तक पहुँचे। और जयराम महतो का कई सारा इंटरव्यूज, कई सारी खबरें चलते रहती है, तो आप इस तरीके का सिर्फ शिकायत मत कीजिए, देखिए। तो फिलहाल लाइव में इतना ही, और आप सब जुड़े रहे इसके लिए शुक्रिया।